हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे लिमिट का लेक्चर नंबर 3। और बच्चों लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में अपन ने लिमिट्स की प्रॉपर्टीज और लिमिट्स को अपन क्यों यूज में लेते हैं वो सीखा था। ठीक है बच्चों। और इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी अनिर्धारित रूप के बारे में अपन बात कर चुके। 7 प्रकार के अनिर्धारित रूप अपन ने पढ़े थे बच्चों। अब अपन ये बात करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में कि अपनी जो लिमिट होती है, ठीक है, उसमें अपन ने जब कोई अपन से क्वेश्चन पूछा और लिमिट का, और उसमें अपन ने जब x का मान रखा और अपन ने देखा कि 0/0 अनंत बाई अनंत ऐसी कुछ फॉर्म बन रही है, तो फिर उसको अपन हल कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला अपन मेथड यूज में लेंगे। तो लिमिट्स को हल करने का पहला जो मेथड है, मेथड नंबर 1, वो है बेसिक मैनिपुलेशन मेथड। बेसिक मैनिपुलेशन बच्चों ये सब मेथड कब लगेंगे? जब आपके पास अनिर्धारित रूप बन रहा हो। अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है तो सीधा अपन हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो बेसिक मैनिपुलेशन मेथड, इसमें क्या क्या यूज में ले सकते हैं अपन? इसमें अपन रेशनलाइजेशन, ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन या कैंसलेशन। ठीक है। जो बेसिक मैनिपुलेशन यानी जो मानव के द्वारा किया गया है, ठीक है, इसमें अपन कौन कौन से मुख्यतः यूज में लेंगे? परिमेयकरण, ठीक है, या मैनिपुलेशन मतलब फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर कैंसिलेशन रूल लगा लो। अब जैसे अपन इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं और फिर उसको समझते हैं। ठीक है। मैंने पहला एग्जांपल लिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 x² प्लस के 5x माइनस के 6 बटे x² माइनस 1, ये लिया मैंने। ठीक है बच्चों। इसकी मुझे लिमिट निकालनी है। तो आप बोलो x की वैल्यू किधर की ओर जा रही है? 1 की ओर। तो अब अपन रखेंगे 1 की ओर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 यानी 6 माइनस 6 गए तो 0, और 1 माइनस 1 0। तो ये क्या है बच्चों? 0/0 की ओर जा रहा है, की ओर जा रहा है। 0 फिक्स नहीं है, 0 की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो ये क्या बन गया? अनिर्धारित रूप बन गया। तो अब इसको अपन हल करेंगे तो डायरेक्टली मेथड तो है नहीं इसको हल करने का। ठीक है बच्चों। तो उसके लिए अपन बेसिक मैनिपुलेशन मेथड भी यूज ले सकते हैं। तो उसमें रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन या कैंसिलेशन। अब आप देखो इसमें क्या बन सकता है? फैक्टर बन सकता है, देखो अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, यानी आप क्या जानते हो, ये आप जानते हो कि एक मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यानी द्विघात समीकरण। मान लो आपने माना कि मेरे पास x+1 और x-1 है। ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। अब मैं आपसे बोलो इसका मूल क्या होंगे? मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए 0 जाए वो इसके मूल होंगे। तो x-1 होगा और 1। ऐसा क्यों? क्योंकि -1 रखने पे 0 हो रहा है पूरा, और +1 रखने पे भी ये 0 हो रहा है। अब मान लो मुझे मालूम चल गया कि -1 रखने पे क्या हो रहा है? 0। तो इसका ये x+1 एक फैक्टर बन जाएगा। ऐसा द्विघात समीकरण जो मुझे मालूम चल गया उसमें x की वैल्यू ये रखने पे 0 हो रहा हो, तो इसका मतलब वो एक फैक्टर हो जाएगा उसका। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियर बोल रहा है चिल्ला के कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x-1। भाई 1 रखने पे 0 हो रहा है तो फैक्टर क्या बनेगा? x-1। अच्छा -1 रखने पे 0 होता तो x+1 फैक्टर बनता। आ गई बात समझ में? तो अपन ने देखो वहां से स्पष्ट निकाल लिया। तो क्या निकाला? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 और x-1 एक फैक्टर निकलेगा इसमें से। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर उसके बाद ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो x-1 फैक्टर निकाल लिया तो अब क्या बन जाएगा? ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे लीनियर आएगा। ठीक है। अब वो लीनियर में एक तो x की घात कुछ आएगी, x का गुणांक कुछ आएगा, और एक यहाँ पे अचर पद आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब बोलो यहाँ पे x का गुणांक क्या होना चाहिए? 1। क्या पे मतलब यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 1। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊं कि इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करने पे गुणांक 1 ही आए, मतलब इन दोनों का गुणा का गुणांक 1 ही आए। भाई x को x से गुणा करेंगे x² तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, 1 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखो अचर पद यहाँ पे क्या है? -6। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं कि ये -1 को इससे गुणा करने पे क्या जाए? -6 आ जाए, तो प्लस के 6 लगाओ। आगे बात समझ में?
तो ये हो गया सीधा x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 6 बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना जाएगा x माइनस 1 और तो बच्चों ये तो मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया इसका। अब देखो बच्चों फैक्टराइजेशन करने पे अपन को क्लियर स्पष्ट हो गया x माइनस 1 और x माइनस 1 उड़ गया। अब मैंने आपको एक चीज बोला था बच्चों, ये चीज मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया था कि यदि मैं किसी फंक्शन में से कुछ काट रहा हूं तो मेक श्योर, खुद अपने आप में श्योर हो लेना। क्या श्योर हो लेना कि ये किसके लिए जीरो हो रहा है, कहीं मैं जीरो तो नहीं काट रहा। अब जीरो किसके लिए हो रहा है, x बराबर 1 के लिए जीरो हो रहा है, यानी x बराबर 1 मैं नहीं रखूंगा इसमें, तब मैं काट सकता हूं। यदि x बराबर 1 नहीं है तब तो मैं काट सकता हूं, और यदि 1 है तो मैं नहीं काट सकता। बोलो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू किधर जा रही है, 1 की ओर, 1 तो रही है, इसलिए मैं काट सकता हूं। यदि कोई आपसे पूछे तो समझ में आया बच्चों, तो ये उड़ गया। अब बोलो क्या बचा अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 6 बटे x प्लस 1। अब वैल्यू रख के चेक करो, 7 की ओर जा रहा है और ये 2 की ओर, तो सीधा आंसर 7 बटे 2। समझ में आया बच्चों, तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो इसको उतार लो, बाद में उतारना, लेक्चर कब देखोगे तुम, वीडियो ऐसे थोड़ी देखोगे तुम, आलाय को कहनी पड़ती है। समझ आया बच्चों पहले वाला क्वेश्चन। चलो अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 13 बटे x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस के 8, ये ले लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब देखो अपन 1 रखेंगे, तो देखो 1 प्लस 5 6 7 13, 13 में से 13 गए तो 0, ओ हो 0 की ओर। फिर इसमें देखो 1 7 8, 8 में 60 गए तो 0, तो 0 की ओर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अनिर्धारीय रूप बन गया। अब अनिर्धारीय रूप को हल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड लगा लो, ठीक है। कई सारे मेथड लगा सकते हैं, लेकिन पहले अपन बेसिक मैनिपुलेशन लगा रहे हैं। अब इसमें क्या, या तो रेशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन या कैंसिलेशन। ऑब्वियसली या तो फैक्टराइजेशन ही होगा भाई, रेशनलाइजेशन तो कब होता है जब रूट वूट लग रहा हो, जब अपन काटते हैं ना। तो बोलो बच्चों क्या रखने पे 0 आ रहा है, 1 रखने पे। इसका मतलब एक तो फैक्टर क्या हो गया इसका, x माइनस 1 हो गया भाई, 1 रखने पे हो रहा है ना, तो x माइनस 1 तो फैक्टर हो गया। तो देखो क्या करेंगे अपन, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1। समझ आया बच्चों, ये आपको हिंट हो गई। 9 10 पे हमने पढ़ा होगा, ऐसे निकालते हो आप गुणनखंड भाग लगा। अब इसमें तो सीधा ही पता लग रहा है अपन को, एक तो गुणनखंड आ गया। फिर उसके बाद देखो बोलो ये क्या है, ये अब देखो बच्चों आप क्या करते थे, x माइनस 1 का भाग लगा के फिर दूसरी आपको सेकंड वाली टर्म निकालनी पड़ती थी आपको, द्वितीय ऑर्डर की, ठीक है। अपन ऐसे भाग नहीं लगाएंगे, अब बड़े हो गए ना अपन सीधा करेंगे। भाई ये क्यूब है, x माइनस 1 निकल गया तो स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो यहाँ पे 1 2 स्क्वायर, इसका गुणांक कुछ आएगा, फिर यहाँ x इसका गुणांक कुछ आएगा, और फिर यहाँ कांस्टेंट टर्म, ये होगा, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे क्या है, x क्यूब का गुणांक कितना है 1, तो x को किससे गुणा करूँ कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर को, और केवल x क्यूब लाना है मुझे, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो फिर पोस्टमार्टम कर लो किसका, अचर पद का। अचर पद कब आएगा, जब अचर का अचर से हो जब ही अचर आएगा। तो यहाँ पे अचर कितना है -13, यहाँ पे कितना है -1, तो यहाँ कितना आएगा +13, तभी -13 आएगा। समझ आ गई बात। अब बात कर लो किसका, पोस्टमार्टम करेंगे, x स्क्वायर का कर लो। x स्क्वायर गुणांक यहाँ पे क्या है 5, तो x स्क्वायर गुणांक 5 बनाना है, तो देखो एक तो ये हो जाएगा -1 x स्क्वायर, -1 को करेंगे तो -1 को करेंगे -x स्क्वायर ना। अब इस x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, कितने करूँ कि प्लस के 5x स्क्वायर जाए, मतलब इसमें क्या जोड़ू कि प्लस के 5x स्क्वायर, प्लस के 6x स्क्वायर, नहीं आया समझ में। तो इसका मतलब इसमें क्या लगाओ, प्लस के 6, आ गई ना बात समझ। तो बन गया x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। हाँ ये x स्क्वायर कैसे आएगा, अरे बेटा ये क्या है, अपने पास त्रिघात समीकरण ना, ये त्रिघात समीकरण, तो इसका एक फैक्टर तो x माइनस 1 निकाल लिया, तो तब तो द्विघात बनेगा यहाँ। अब द्विघात का पहले टर्म तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c ऐसे आता है। अब ये मुझे मालूम नहीं a क्या आएगा,
तो मैं इस x को गुणा इससे करूंगा तो ax क्यूब आएगा। अब यहाँ देखो x क्यूब का गुणा कितना है 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद -1 को गुणा करा c के साथ तो -c आ गया। अब यहाँ चेक करा -c यानी c की वैल्यू 13, भाई -13 है ना, तो माइनस माइनस कट गया, c बराबर 13 तो 13 लिख दिया। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू चेक करनी है bx। अब देखो x का गुणा -1 का गुणा x स्क्वायर से करूंगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुणा प्लस bs से करूंगा तो प्लस के bx स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और अपने क्वेश्चन में कितना दे जाएगा x स्क्वायर 5x स्क्वायर, तो माइनस तो ये रहा। अब b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, जब भी तो 5। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब इसका करेंगे पोस्टमार्टम। बोलो इसका एक रूट तो क्या निकले, एक फैक्टर तो क्या निकलेगा x - 1 निकल गया, वेरी गुड। अब बोलो क्या बचेगा? अब 5 की है तो 4 होगी ना, तो x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट। क्या कह रहे हो? अरे ऐसे तो निकलेगा, अपन क्या मालूम, हो सकता है उड़ जाए कोई, लिखना तो यही पड़ेगा अपन को। अबे तुमने ये मेथड नहीं सीखा था क्या तुम नालायक? चलो अब बोलो क्या करना है अपन को। बोलो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम कर लो। x की घात 5 हो गया, कितना गुणांक है 1, तो यूं क्यों आएगा। फिर कांस्टेंट का कर लो। कांस्टेंट बोलो कितना है -8, यहाँ -1 है तो यहाँ कितना आएगा +8। ये 2 हो गए पोस्टमार्टम। चलो अब बात करेंगे x क्यूब की। ठीक है, तो बोलो -1 को x क्यूब से गुना करेंगे तो -x क्यूब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? फिर x को किससे गुना करेंगे? -1 को अपने x4 से, नहीं -1 को x4 से करो तो -x4, और फिर x को इससे गुना करो तो x4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी मान लो कांस्टेंट टर्म लगानी है, यहाँ पे कुछ लगानी है मुझे गुणांक, तो मान लो यहाँ पे मैंने ये मान लो अल्फा है। ठीक है, तो ये तो -x4 हो गया, बिल्कुल श्योर है। और ये कितना हो जाएगा अल्फा x4 प्लस के अल्फा x4, ये होगा। अब यहाँ पे x4 का गुणांक कितना है 0, यहाँ तो है ही नहीं, तो मुझे ये क्या लाना है 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या रखूँ कि 0 जाए 1। अरे 1 इधर रखूंगा, कट गया है ना, समझ में आया नहीं है? तो बोलो x क्यूब का गुणांक कितना जाएगा 1 प्लस के 1, हो गया काम। अब बोलो इसको करो, -1 का गुणा किससे करेंगे? -1 का x4 से हो गया ना, अब -1 का करो x क्यूब से तो कितना जाएगा माइनस के x क्यूब। फिर इस x का गुणा करो इससे x स्क्वायर तो कितना जाएगा x क्यूब। ठीक है, अब कुछ लगेगा ना यहाँ पे, मुझे ये नहीं मालूम यहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है, पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन उतना लगाना है कि बराबर करके यहाँ पे x क्यूब का कितना है गुणांक 7 आ जाए। तो -1 तो पता ही है, तो प्लस के क्या आ जाए 8, प्लस के तो यहाँ जाएगा प्लस के 8। समझ में आ गई बात? चलो अब इसका गुणा करो, -1 का गुणा माइनस ना, तो माइनस के 8x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब इस x का गुणा किससे करो x से, तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या करूं मैं कि 0 हो जाए, मतलब क्या हो जाए 0, x स्क्वायर ही नहीं यहाँ पे, तो प्लस के 8, तो यहाँ पे जाएगा प्लस के। आ गई बात समझ में? तो x - 1 ही हो गया। अब ये तो देखो तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए समझाने के लिए, नहीं आप फटाफट कर लोगे इसको। तो ऐसे गुणा मत करना कि भाग लगाना लग जाओ, ऐसे सीधा करो बस ये चीज तो। ठीक है, चलो अब उड़ाओ, क्या उड़ गया x - 1 तो उड़ गया, तो क्या बचेगा अपने पास? तो लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 13 डिवाइडेड बाय x पे का 4 प्लस x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। आ गई बात समझ में बेटा? बोलो वो कट गए ना, अब रखो x चलो एक रखे, चेक करो कितना आंसर आ रहा है। हाँ 7 और 13 20, और ये 1 2 8 10 26 है ना। अब कोई मान तो जा रहा है, आने जादू तो जा रहा है, आने जादू आता तो फिर और सोचते अपन, समझ में आएगा? तो बोलो कट गया तो कितना आ जाएगा 10/13। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, वीडियो बन रही है, वीडियो में देख लोगे ना बाद में, अभी उतारोगे क्या? अभी नहीं उतारना, ठीक है? समझ में आ गया ना बच्चों? चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 30 देखो, अलग वैरायटी का और वैरायटी देखो सारी जहां से अच्छा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 अपन ले लो।
एक्स टेंस टू 2 3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 20 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2। ये लो बच्चों, देखो रूट एक्स माइनस के रूट 2 ये ले लिया, ठीक है। अब एक चीज तो आप याद रखना बच्चों कि पहले आप एक्स वैल्यू 2 रख के चेक करो तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 और 8 20, 20 में 20 गए तो 0, तो 0 की ओर गए और ये भी 0 की ओर, तो 0 की भाई 0 गया तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, परिमेयकरण अब और कैंसिलेशन, इसमें तीनों ही लगेंगे। पिछले दोनों सवालों में तो क्या लग रहा था, फैक्टराइजेशन के बाद कैंसिलेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें रेशनलाइजेशन भी हो जाएगा, फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा और कैंसिलेशन भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो x की वैल्यू 2 रखना है तो x माइनस 2 तो निकलेगा इसमें से एक, समझ आ गई बात। चलो एक फैक्टर निकल गया। दूसरी चीज, इसमें से फैक्टर कैसे निकाले, तो भाई मैंने आप ये समझना कि यदि मेरे पास रूट एक्स माइनस के रूट ए वाली टर्म है तो मैं इसको क्या करूंगा, रूट एक्स प्लस के रूट ए अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, यही तो होता है परिमेयकरण। समझ आया बच्चों, तो बोलो कितना जाएगा, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है मेरे पे। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो x माइनस के a अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए ये हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 बटे रूट एक्स प्लस रूट 2 और वो बटे ऊपर चला जाएगा। आ गई बस में, चलो इसको करते बच्चों, तो ये रहेगा लिमिट x टेंस टू 2। अब बोलो x माइनस 2 तो बाहर निकलेगा इसमें से एक, क्योंकि फैक्टर है ये, गुणनखंड है इसका ना। चलो यहाँ पे क्या जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब x का गुणन क्या लेना है, देखो x को इससे तो 3x, समझ आ गया। अब देखो चीज 3x और कांस्टेंट क्या है अपने पास, -20, यहाँ कितना है -2, किससे गुणा करो, -20 आ जाए प्लस 10। ये लो बच्चों, अब बोलो कोई दिक्कत करनी है क्या अपन को, ये लो सीधा ही गुणन करना, समझ आ गया बच्चों। अब इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस के रूट 2, है ना। आगे बात समझे, x माइनस 2 से x माइनस 2 उड़ गया तो लिमिट x टेंस टू 2, ये ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 2 और ये भी ऊपर रहेगा 3x प्लस के 10। अब रख के चेक करो कहीं दिक्कत आ रही है कि इसको, दिक्कत आने का मतलब अनिवार्य रूप तो नहीं बन रहा है। देखो 2 रूट 2 और ये कितना हो गया 16, 16 दूना 32 रूट 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 32 रूट 2। वेरी गुड, समझ आया बच्चों, आ गए ना बात समझ में। तब देख लो मैंने तीनों क्वेश्चन कराए थे तो सारे आगे इसमें रेशनलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं किसकी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बना लेते हैं, एक अनंत माइनस अनंत वाली फॉर्म का ले लेते हैं रूप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ले लिया, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट एक्स प्लस के 6 माइनस रूट एक्स माइनस 3। बोलो क्या आ जाएगी, कौन सी फॉर्म आ रही है। तो एक्स चलो इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी में 6 जोड़ा तो इन्फिनिटी का रूट लिया तो इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो क्या बन गया बच्चों, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी अनिवार्य रूप बन गया। अब इसको मुझे करना है, तो इसको हल करना है, तो उसको हल करने के लिए बोलो क्या, रूट एक्स माइनस रूट ए, दिख रहा है आपको क्लियर। रूट एक्स माइनस रूट ए को कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स प्लस ए, तो ऐसे कैसे लिख दो इसको एक बार। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक्स क्या है, एक्स प्लस 6 माइनस ये क्या है, एक्स माइनस 3, तो एक्स प्लस के 3 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 6 प्लस रूट एक्स माइनस 3, यही होगा। अब देखो बच्चों एक्स से एक्स कर गया, 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। 3 का होता है बच्चों, दादा एक कागज की ऐसी मैथ है, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब बोलो एक्स इसमें से कॉमन ले लूं, तो एक्स इसमें से कॉमन आएगा तो रूट से बाहर जाएगा, और इसमें भी एक्स कॉमन तो रूट एक्स आएगा, इसमें रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन ले लिया, रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, ये बच जाएगा रूट 1 प्लस 6 बाई एक्स, यही होगा है ना बेटा। फिर माइनस रूट 1 माइनस 3 बाई एक्स। चलो अब एक्स किलो रख के चेक करो, तो एक्स किलो इन्फिनिटी रखेंगे 0, एक्स किलो इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, समझाए बात। और ये क्या जाएगा इन्फिनिटी, तो 0 इन्फिनिटी इंटू 0, और ये कितना जाएगा 9 बाई 0, तो कितना जाएगा इन्फिनिटी, यानी डज नॉट एग्जिस्ट।
तो लिमिट क्या जाएगी यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कहीं गलती कर रहे हैं एक बार वो चेक कर लो। ये तो प्लस है ना यहाँ पे, तो 1 + 1 1 + 1 2, तो यहाँ पे रूट एक्स 0 आ रहा है, 9/∞ 0 है ना, तो 0 आंसर। अब आ गया समझ में? ठीक है बेटा, ये प्लस था ना यहाँ पे, तो अब ठीक है। तो चलो आ गए ना बात समझ में? ये ऐसे क्वेश्चन इंटरनेट मैनेजमेंट। चलो अब एक और कर लेते हैं अपन, लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, मैंने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan² x sin x - 1, ये ले लिया। बोलो बच्चों, π/2 रखेंगे इन्फिनिटी, tan के लिए π/2 पे इन्फिनिटी की ओर जाती है, और sin π/2 यानी 1 की ओर जाएगा, 1 - 1 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये फॉर्म बन जाएगी बच्चों 0 × इन्फिनिटी फॉर्म, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो 0 × इन्फिनिटी क्या हो गई? अनिवार्य रूप हो गया। अब इसको मुझे हल करना है, तो बोलो क्या लेंगे अपन? वही फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे बस इसको। तो देखो बच्चों, लिमिट आ तो कहना समझ में, ये x टेंड्स टू π/2, बोलो tan² x को ले सकता हूँ sin² x अपॉन cos² x, और ये जाएगा sin x - 1। ठीक है बच्चों, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin² x ऐसे कैसे रहने दिया, cos² x को ले सकता हूँ 1 - sin² x, और यहां से -1 कॉमन ले लिया, तो जाएगा 1 - sin x। अब देखो बच्चों, 1 - sin² x को ले सकता हूँ 1 + sin x, 1 - sin x, ये a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा ना, तो ये जाएगा माइनस के sin² x, और ये जाएगा 1 + sin x और 1 - sin x, और यहाँ हो जाएगा 1 - sin x। बोलो उड़ गया कुछ? उड़ गया, समझाया बात? अब ये बचा, वैल्यू चेक करो, π/2 तो 1 हो जाएगा, और π/2 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो -1/2 आंसर। आ गई बात समझ में? तो सारी फॉर्म लगभग कुछ करा दी मैंने, 0/0, अनंत/अनंत, अनंत/अनंत की नहीं कराएगी अभी, चलो एक अनंत/अनंत करा देंगे, और ये अनंत - अनंत की हो गई, और ये 0 × अनंत की हो गई। ठीक है बच्चों, है कोई क्वेश्चन इस टाइप का? देखो तो देखिए बच्चों, आपके पास 1991 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1/2 1 - के cos² x डिवाइडेड बाय x, ये है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को। देखो x ये लो 0 की तरफ रखो, तो ये लो 1 - 1 गया तो 0 की ओर, और ये 0 की ओर। ठीक है, 0/0 फॉर्म बन गया। अब इसको हल करना है। देखो फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं कि फैक्टराइजेशन इसमें लगे, समझ आई बात? अब देखो, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बार बेसिक मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो ये 1/2 रूट से आएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/√2। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये हो जाएगा 1 - cos² यानी sin² x। sin² x जब रूट से बाहर आएगा तो वो मापांक लग के आएगा, मापांक sin x, यानी वो प्लस sin x और माइनस sin x दोनों सकता है, तो मापांक sin x लगेगा बटे x, ये लगेगा। अब मुझे इसको हल करना है, लिमिट को इसको हल करना है, sin x अपॉन x को। ठीक है, तो अब देखो बच्चों कैसे करने हैं। देखो जो मापांक में क्या होता है, अपन जानते हैं मापांक ऑफ x = क्या रिलेशन होता है, ये x लिखा गया है यदि x > 0, और ये -x लिखा है यदि x < 0। ठीक है बच्चों, यानी इसके बाद अपने पास है मापांक sin x। मापांक sin x, इसका मतलब ये sin x लिखा होगा यदि sin x < क्या हो 0, और -sin x लिखा होगा यदि sin x < क्या हो 0। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे इसको हल करना है x टेंड्स टू 0 के लिए, तो मैंने इसको लिया, तो मैं एक बार LHR ले लेता हूं। ठीक है, LHR यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो क्या होगा 1/√2, तो ऐसे रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 पे जा रहा है बाई ओर से, नेगेटिव की ओर से आ रहे हैं। ठीक है, 0 माइनस,
और अब लिखा मापांक साइन एक्स, तो मापांक साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो मापांक साइन एक्स अपन को करना है, तो अब इसको कैसे करोगे आप, देखो एक्स के लो जीरो की मतलब नेगेटिव से आ रही है इधर से, ये एक्स के लो जीरो है, ठीक है, यहाँ होता है -π/2 और यहाँ होता है +π/2, ठीक है। अपन जीरो पे बाई ओर से आ रहे हैं, यानी इधर से आ रहा है, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है, तो नेगेटिव है साइन एक्स का मान। साइन एक्स का मान यदि नेगेटिव है, साइन एक्स का मान यदि नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। देखो ये रहा, यदि साइन एक्स का मान क्या है, नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब अपन ने एक्स की वैल्यू तो क्या रखा, जीरो, बाई ओर से आ रहा है, मतलब जीरो बाई ओर से आ रहा है, तो बाई ओर से आ रहा है तो साइन एक्स का मान देखना है अपन को एक्स की वैल्यू नहीं देखनी है, अपन को साइन एक्स का मान देखना है, इधर क्या आ रहा है, तो साइन एक्स का मान नीचे आता है नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स आएगा। तो इसको लिखेंगे अपन 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस में माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, √2 हो जाएगा ना ये, तो माइनस 12 जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना जाएगा, 1। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही मैं लूंगा 0 प्लस, तो 0 प्लस मैं इधर से जा रहा हूँ, तो इधर से साइन एक्स का मान ऐसे होता है, तो पॉजिटिव होगा, तो साइन एक्स का मान पॉजिटिव होगा, तो साइन एक्स लिखूंगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो LHL आ रहा है 1/√2, RHL आ रहा है, नहीं LHL आ रहा है -1/√2 और RHL आ रहा है 1/√2, दोनों बराबर आ रहे क्या, नहीं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलो देखो एक छोटी सी बात अपन ने मद्देनजर, तो उसके चक्कर में बोल्ड हो गए थे, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें अपन को याद रखनी है ना, तो समझ आ गए बच्चों ये चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए अपने पास। अब बात करेंगे अपन क्या, क्वेश्चन नंबर 6 अनंत बाय अनंत फॉर्म ले लेते हैं एक बार, है ना, अनंत बाय अनंत फॉर्म की और बेसिक मैनिपुलेशन ले लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x³ प्लस के 6x² प्लस के 9x प्लस के 1 अपॉन 5x5 प्लस 7x³ प्लस 2, ये ले लिया, ठीक है बच्चों। अब x के लो क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे, तो अनंत की तरफ जाएगा ये, और ये भी अनंत रखेंगे तो अनंत की ओर। तो इस टाइप में बेसिक मैनिपुलेशन लगाना है मुझे, यानी फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन या कैंसिलेशन रूल लगाना है। तो अब मैं कैसे करूंगा, देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी में हमेशा याद रखना, जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी की ओर जाएगी वैल्यू, तो आपको क्या लेना है, हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म को क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, मतलब कॉमन ले लेना, ठीक है। इसमें हाईएस्ट क्या है, x की पावर क्यूब, तो x की पावर क्यूब को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 प्लस 6/x प्लस 9/x² प्लस 1/x³, यही आएगा। ऐसे इसमें हाईएस्ट क्या है, x की घात 5, तो 5x की घात 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या जाएगा 1 प्लस 7/5x² है ना, प्लस 2/5x5, यही आएगा। अब x के लो इन्फिनिटी रख के चेक करो, अब x के लो इन्फिनिटी रखेंगे 0 0 0 0 0, यही होगा। और फिर बोलो x³ से ये कट जाएगा, तो नीचे x³ आ गया, तो 1/इन्फिनिटी, तो कितना जाएगा 0। वापिस सुनो, आ गया समझ में ये चीज, देखो ना x³ से ये कट जाएगा तो x² बचेगा। अब ये तो सब कट गया, मतलब ये तो 1 बचेगा ऊपर और यहाँ बचेगा इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0। समझ आया बच्चों। अच्छा मान लो सपोज दैट यदि यहाँ पे भी x³ होता, यहाँ पे भी x³ होता, तो ये कट गया x³ से x³ 1/5 बचता फिर, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों। चलो तो इस हिसाब से अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। तो पहला मेथड समझ में आ गया, ऐसे अपन को करना है, ठीक है। अब अपन दूसरी मेथड पढ़ने से पहले अपन सीखेंगे क्या, डोमिनेटिंग टर्म। अभी यहाँ पे सीखे ना अपन ने कि x³ से x³ काटा, कौन कब कॉमन लेना है, ठीक है बच्चों। और इसको क्या बोलते हैं अपन, ऐसी टर्म को बोलते हैं पॉलिनोमियल टर्म। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल टर्म, ठीक है, पॉलिनोमियल टर्म। समझ आया बच्चों। तो अपन मान लो अपने पास पॉलिनोमियल टर्म दे रखी है और लिमिट दे रखी है x टेंस टू इन्फिनिटी या x टेंस टू 0, तो अपन को कौन सी टर्म को डोमिनेंट करना है। डोमिनेंट करने का मतलब ये होता है कि सीधा उठा के मैं क्या लिख दूं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये चीज समझ में आया। अब क्या, तो अपन को हेडिंग लगाना है डोमिनेंट टर्म। देखो मैंने हेडिंग लगाया डोमिनेंट
टर्म। ठीक, अब ये डोमिनेंट टर्म देखना कैसे करेंगे भाई। मान लो मेरे पास पॉलिनोमियल टर्म हो, पॉलिनोमियल टर्म, और कौन सी पॉलिनोमियल टर्म? विच हैव कॉमन फैक्टर, या उसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं ना, विच हैव कॉमन। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने बोला x प्लस के एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल टर्म है कॉमन वाली, x कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें से, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें से, कॉमन गुणनखंड में बन सकती है ना बच्चों। चलो अब इसमें मैंने बोला कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल टर्म है, और इसमें मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 की ओर, तो 0 के आसपास मतलब 1 और -1 और 1 से छोटा, 0 के आसपास यही मिलेगा। तो -1 और 0 से छोटा यानी 1/2, 1/3, 1/5, -1/2, -1/3 ऐसे मिलेगी। समझ आया बच्चों? अब देखो मैंने जब वो वैल्यू रखी तो यहाँ पे तो मान लो आधा है, तो मैंने यहाँ रखा आधा, तो ये कितना जाएगा? 1/4 है ना। तो ये अब देखो इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। अच्छा x टेंड्स टू 0 की तरफ, तो और 0 1/2 की जगह 1/8 रखेंगे तो ये कितना जाएगा? 1/64। समझ आया बच्चों? तो मैं इस वाली टर्म को क्या कर सकता हूँ? नेगलेक्ट कर सकता हूँ। समझ आया बात? तो यदि मेरे पास पॉलिनोमियल टर्म और x टेंड्स टू 0 हो तो मैं किसको डोमिनेंट करता हूँ? डोमिनेंट करना मतलब किसको शामिल करता हूँ? तो किसको शामिल करूंगा? x को, यानी लोएस्ट डिग्री के टर्म को। तो एक पॉलिनोमियल टर्म है, ठीक है, और उसमें x टेंड्स टू 0 की ओर जा रहा है, तो उसमें से कौन सी टर्म डोमिनेंट हो जाएगी? होगी जो लोएस्ट डिग्री की टर्म हो, जो लोएस्ट डिग्री की टर्म हो वो डोमिनेंट हो जाएगी। अब लोएस्ट डिग्री टर्म में कांस्टेंट मत ले लेना, क्या बच्चे बोलेंगे गुरुजी कांस्टेंट भी तो लोएस्ट डिग्री टर्म है, एक को ले ले, नहीं 9x आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या जाएगा? इसको मैं अप्रोक्सीमेट x ले सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा के। आगे बात समझ में? ठीक है, और यदि x टेंड्स टू इंफिनिटी की ओर जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें कौन डोमिनेट करेगी? हायर डिग्री एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? देखो अनंत की ओर जा रहा है ना, तो इसमें मान लो अनंत जैसे 100 है तो ये तो 1000 हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा 100 का स्क्वायर। समझ में? तो ये तो बहुत नेगलेक्ट हो जाएगा इसकी कंपेरिजन में। ठीक है बच्चों, तो अब देखो दो चीज पढ़ी आपने डोमिनेंट टर्म में। यदि एक पॉलिनोमियल टर्म है और उसमें x टेंड्स टू किधर जा रहा हो? 0 की ओर, तो उसकी लोएस्ट टर्म डोमिनेंट हो जाएगी, लोएस्ट डिग्री की टर्म। और यदि वो x टेंड्स टू इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो उसमें हाईएस्ट डिग्री की टर्म डोमिनेंट हो जाएगी। डोमिनेंट मतलब शामिल कर लेंगे उसको। ठीक है बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, x टेंड्स टू इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो इसमें से कौन सी टर्म डोमिनेंट होगी? हाईएस्ट, तो x³ हो जाएगा ऊपर अपॉन, इसमें कौन से आ जाएगा? 5x³, 5x³ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x³ से x³ बढ़ गया तो 1/5 आंसर। समझ आ गया बात? अच्छा पहले यहाँ पे क्या था? x की घात 5 था, तो अब बोलो क्या कर लेंगे? x³ आएगा बटे में 5x की पावर 5 आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो x³ से कट गया तो फिर क्या बचेगा? अच्छा जब तक x रहेगा तब तक लिमिट लगी रहेगी, जब x खत्म हो जाएगा तो लिमिट भी खत्म कर लेना। तो अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ जाएगा 1 x³ 5x², तो 0 हो जाएगा। समझ आया बात? अच्छा मान लो अब ये ऊपर वाली टर्म ज्यादा होगी नीचे वाली होगी तो फिर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ 0 कर दिया, बस मैंने क्या कर दिया? 0। तो अब क्या होगा? लोएस्ट डिग्री की टर्म डोमिनेंट होगी, तो लोएस्ट डिग्री टर्म कितनी है? 9x, और इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कितनी है? 7x³। समझ आया बच्चों? तो काटो, बोलो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये ना जाएगा 9/x 7x², तो x वैल्यू 0, तो 1 अप इंफिनिटी की ओर, यानी dn डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो, तो डोमिनेंट टर्म समझ में आ गए बच्चों? हाँ क्या हो गया? 0 आता है? अच्छा हाँ आंसर में, हाँ तो 0 क्यों? अभी 9/7 भी तो आया ना, कुछ भी आ सकता है आंसर में। अच्छा जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस के x³ प्लस के 3x अपॉन x की घात 5 प्लस के 6x, ये ले लिया। ठीक है, बोलो लोएस्ट क्या है? लोएस्ट क्या है इसमें? 3x, और इसमें लोएस्ट कितना है? 6x
तो 1/8 समझ आया बच्चों। अच्छा हाईएस्ट की बात कर लेंगे, लो और ले लो 2x की घात 5। अब बोलो हाईएस्ट बात कर लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा लो, नहीं इन्फिनिटी, अब इसमें इन्फिनिटी लगा लो तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आ गई बस में ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कौन सा बोर्ड आएगा नहीं, लिमिट बोर्ड में थोड़ी है नालायक, वो तो अपन बोर्ड में तो क्या है, अवकलनीयता है ना और कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, LHL बाई सीमा दाई सीमा लगाएंगे, तो बाई सीमा में जब h की टर्म आएगी, यहाँ HH लिखा होगा, यहाँ h बाय पक्ष लिखा होगा बाई सीमा। अब उसको हल कैसे करेंगे, अब मान लो मुझे आता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तुम भी डायरेक्ट लिख दोगे, बोर्ड मान लेगा उसको, बच्चों को आता है। लेकिन कैसे लिखा, तो उसके लिए लिमिट तो होनी चाहिए ना, आना चाहिए तुम्हें ये लिमिट का, समझ आया नहीं आया, ये चीज है, ठीक है। चलो बच्चों, तो डोमिनेंट टर्म हो गई। अच्छा एक होती है इफेक्टिव डिग्री, इफेक्टिव डिग्री सीख लो। इफेक्टिव डिग्री क्या होता है, इफेक्टिव डिग्री, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपके पास और आपसे पूछा इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जब इसमें x की वैल्यू टेंड्स टू 0 की ओर जाए, तो मैंने लिखा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, समझ आ गया। और इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में मैंने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0। और एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन दोनों केस में बोलो इसमें डोमिनेंट कौन करेगा, x टेंड्स टू 0 की ओर जा रहा है तो लोएस्ट डिग्री, तो लोएस्ट डिग्री की जो टर्म होगी, लोएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसकी एक्सपोनेंट, उसकी एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट यानी घात, तो लोएस्ट डिग्री टर्म की जो घात है उसे बोलेंगे इफेक्टिव डिग्री, समझाए मैंने। तो आपसे बोला कि बताओ इसकी इफेक्टिव डिग्री क्या होगी, तो आप कौन डोमिनेंट कौन करेगा इसमें, लोएस्ट डिग्री, तो लोएस्ट डिग्री की जो एक्स घात होगी तो 1 होगी, तो वो 1 हो जाएगी। अब जरूर नहीं हो सकता है इसमें लोएस्ट डिग्री 2 हो, तो उसकी एक्सपोनेंट 2 हो जाएगी, मतलब इफेक्टिव डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपके डोमिनेंट करता है ना, जो आपके डोमिनेंट करेगा उसकी घात कितनी है वो इसकी इफेक्टिव डिग्री कहलाएगी। तो इफेक्टिव डिग्री समझ आ गया, हाँ, लेकिन उनके जो आगे कांस्टेंट लग रहे हैं वो अलग है। कांस्टेंट से मतलब नहीं, घात से मतलब है, हाँ घात से मतलब होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x5 प्लस x4 प्लस 2x प्लस 1, बोलो कौन डोमिनेट करेगा, x की घात 5, तो इसको हटा के x की घात 5 भी ले सकता हूँ। अब बराबर मत करना, लिमिट लगाना, मैंने पहले ही कह दे रहा हूँ, ये सब लिमिट के लिए है, ठीक है बच्चों। अब बोलो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, 5, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी जाएगी, 5, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। तो इफेक्टिव वैल्यू समझ में आ गई। अब इफेक्टिव डिग्री देखो कहाँ पे काम में आती है, तो वो भी सुन लो। मान लो आपके पास दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, और इसमें सम हो रहा हो, प्लस माइनस कुछ ऐसा लग रहा हो, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इनकी इफेक्टिव डिग्री देखेंगे, इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी है, इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी है। यदि वो कैंसिलेशन नहीं हो रही है, यदि वो कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो जिसकी ज्यादा है वो डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी ज्यादा है वो डोमिनेट कर जाएगा। ये केवल सम वाले रूल में लगेगा, प्रोडक्ट वाले में नहीं लगेगा, केवल किस में लगेगा, सम वाले में, ठीक है। और यदि कैंसिलेशन कर गई तो फिर अपन को बेसिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, फिर अपन डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल ये चीज समझ आ गई। तो इफेक्टिव डिग्री पहले मैंने समझाया, इफेक्टिव डिग्री क्या होती है, जो लोएस्ट टर्म होती है उसकी एक्सपोनेंट, जो लोएस्ट जो डोमिनेट करेगा ना, जो डोमिनेट करेगा उसकी घात क्या कहलाएगी, इफेक्टिव डिग्री। अब काम में कहाँ आता है ये डायरेक्टली, मान लो अपने पास लिमिट में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और उस दो पॉलिनोमियल्स जो एक्सप्रेशन है वो सम में दिया हुआ, सम मतलब या तो जोड़ में या घटाव में, ठीक है, और उसकी इफेक्टिव डिग्री अपन ने निकाल ली। यदि वो कैंसिलेशन हो गई तब तो फिर बेसिक मैनिपुलेशन मेथड यूज में लेना पड़ेगा, और यदि वो कैंसिलेशन नहीं हुई तो कौन सी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, कौन सी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, तो बच्चों इसको आप लिख लेना, जब वीडियो आप देख रहे हो ना बच्चों, तो ये सब चीज को आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके, मैं लिखा नहीं रहा, मतलब आप समझ रहे हो ना अब ये चीज। तो अब देखो अभी तीसरा लेक्चर है लिमिट का, 5 लेक्चर होंगे, तो 2 लेक्चर और बाकी है अभी तो लिमिट के, जिसमें एक लंबी सी सीरीज लिखी होगी और उसकी लिमिट निकालनी होगी फिर अपन को, ठीक है। अच्छा अब देखो अपन क्या कर रहे हैं,
दुश्मन गिर जा। तो बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया इफेक्टिव डिग्री के ऊपर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये लिखा, ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो अपन अंदर दोनों फाइंडिंग करते हैं, रूट एक्स माइनस रूट ए, एक्स माइनस ए बटे रूट एक्स प्लस ए, ऐसे करेंगे। वो सिंपलाइजेशन में थोड़ा सा बेसिक मैनिपुलेशन, मैंने बोला बेसिक मैनिपुलेशन करने से पहले आप एक बार इफेक्टिव डिग्री से खेल तो लो भाई, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, समझ आया बच्चों। तो बोलो इसका डोमिनेंट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर डोमिनेंट करेगा, तो इसके डोमिनेंट पावर क्या होगी एक्स क्यूब, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी आएगी 3, और रूट से बाहर 3 आएगा तो 3/2, रूट से बाहर आएगा तो 3/2, तो इस पूरे का इफेक्टिव वैल्यू कितनी जाएगी 3/2, समझ आया बात। अच्छा इसकी इफेक्टिव वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर, मतलब घात कितनी है 2, रूट से आएगा 2 तो 1, तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी हुई 1, माइनस कैंसिलेशन हो रही है, ये 3/2 और 1 कट रही है क्या, नहीं कट रही ना, तो कौन ज्यादा है ये, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, तो क्या जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। भाई अनंत प्लस 1 करेंगे तो अनंत आएगा ना, तो आंसर क्या जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें कहीं बेसिक मैनिपुलेशन मेथड लगाया क्या, मैंने नहीं लगाया ना, अब लगाया क्या नहीं लगाया ना, समझ में आया बात। अच्छा यदि ये x की जगह x स्क्वायर हो, अब बोलो इफेक्टिव वैल्यू 1 और इसकी इफेक्टिव वैल्यू 1, रूट से बाहर निकल के तो 1 ही होगा ना, 1 - 1 0, और अब ये अपन डायरेक्ट आंसर नहीं बोलेंगे, अब क्या करना पड़ेगा बेसिक मैनिपुलेशन मेथड लगाना पड़ेगा, वही वाला रूट एक्स माइनस रूट ए, तो x माइनस ए बटे रूट एक्स प्लस ए, रूट एक्स प्लस रूट ए लिखाया था ना अभी, अरे रूट एक्स माइनस रूट ए का एक्सप्रेशन लिखा है एक्स माइनस ए, फिर वो वाला मेथड यूज में लेना पड़ेगा अब इसमें, तो लिखेंगे देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आ जाएगा, पहले अपन ने उसमें माइनस किया था, गलती कर दी थी ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 2, डिशुम कर गया, तो कितना जाएगा माइनस के 6x 2 और 1 3 है ना, अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा बाहर रूट से बाहर, इसमें एक्स स्क्वायर तो रूट से बाहर एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इधर बोलो रूट एक्स तो कॉमन ले लिया बाहर 1 प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ आया बच्चों। अब बोलो क्या करेंगे अपन, यहाँ से देखो एक्स कॉमन यहाँ से भी ले लो, तो यहाँ से एक्स कॉमन लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, तो बोलो कितना जाएगा माइनस के 6 प्लस के 3/n, यही था है ना बच्चों, यही था ना। अब बोलो x से x उठ गया, अब x टेंस टू इन्फिनिटी रखो, अब x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो 0 जाएगा, तो माइनस 6 बचेगा ऊपर, है ना, और यहाँ बोलो ये 1 प्लस 1 तो 2 माइनस 3 आंसर नहीं आया सर, इससे पहले 3/2 -1 आया था ना, वो भी थोड़ा 3/2 -1 3/2 -1 आया था ना उसमें, -1, तो कैंसिलेशन तो हो गया पूरा, कैंसिलेशन मतलब 0 पूरा कट जाए, कैंसिलेशन मतलब पूरा कटना, पूरा नहीं कटे तो पूरा नहीं कटे तो इन्फिनिटी, जो हाईएस्ट जो टर्म हो गया ना। अच्छा मान लो ये छोटा होता ये बड़ा होता, मान लो पहले इसमें 3/2 यहाँ आया था, 1 यहाँ आया था, तो अपन अनंत बोल दिया सीधा। अच्छा मान लो ये यहाँ 1 होता है, यहाँ 3/2 होता, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर आता माइनस अनंत, माइनस लग रहा है ना, तो फिर माइनस अनंत आता, आ गई बात समझ में, तो ऐसे आंसर निकालना है, ठीक है मेरे पास जो समझ में आ गई चीज। तो इफेक्टिव डिग्री का समझ में आ गया, कौन सा यूज में लेते हैं इफेक्टिव डिग्री का, तो इफेक्टिव डिग्री का बेसिक मैनिपुलेशन लगाना है कि नहीं लगाना, उसके लिए यदि आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सम फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, सम फॉर्म में हो, तो आप इफेक्टिव डिग्री निकाल लो, और यदि वो कैंसिलेशन हो जाती है तो बेसिक मैनिपुलेशन मेथड लगेगा, और नहीं होती है तो जो हाईएस्ट इफेक्टिव डिग्री है उसी के अकॉर्डिंग आंसर चला जाएगा, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई बच्चों आपको भी। चलो अब अपन बात करेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, कि पॉलिनोमियल सेकंड मेथड यूज में लेंगे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से अपन कैसे क्वेश्चंस को, लिमिट के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसलिए है ना स्कूल में बॉयज को अलग बैठाते हैं, गर्ल्स को अलग बैठाते हैं, नाना को
इस लाइन को कट कर देंगे अपन ना। तो कैसे हाथ पे हाथ रख के बात, अरे सर नहीं देगा फुल फील ले रहे हो है ना। चलता है इसलिए अच्छा, कोई मिलेगा नहीं। तो चलिए बच्चों अब अपन बात करेंगे पॉलिनोमियल। कोरोना। चलो बच्चों अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की लिमिट को अपन कैसे हल करते हैं। तो देखो बच्चों, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं, पॉलिनोमियल नहीं बच्चों। चलो बच्चों अपन बात करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की लिमिट को अपन कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। अब ये चीजें आपने पढ़ रखी है बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल आपने पढ़ रखा ना, द्विपद, तो द्विपद गुणांक आपने पढ़ रखा है, ये सब चीजें। तो बाइनोमियल देखो बच्चों 1 + x की पावर n। अब आपने दोनों चीज पढ़ी थी, यानी आपने 60.1, 60.2, 60.3 में तो पढ़ा था जब n पूर्णांक हो, और फिर आपने 60.4, 60.5, 60.6 में पढ़ा था n कुछ भी हो, ठीक है, 2/3 - 1/3 कुछ भी हो, तो उसका सूत्र बनाया था 1 + के nx + n -1 अपॉन फैक्टर 2x² प्लस सो ऑन। क्या डिफरेंस था? जब n यदि पूर्णांक है, पूर्णांक धनात्मक, जब n पूर्णांक और धनात्मक है, और जब n कुछ भी हो, जब n कुछ भी हो, दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस ये था बच्चों, यहां पे तो अपन ने NC0 NC1 डिफाइन किया था, NC2 सो ऑन, ठीक है, और NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू n, NC2 की वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टर 2, यही होती है, यही होती है ना। तो लिखा तो मैंने वही है, यहाँ पे NC0 NC1 NC2 NC3 वही लिखा है मैंने, और गुणांक क्या आ गया x, ये लगा दिया, समझा है बात। लेकिन डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है कि इसका मतलब तो क्या होता है और ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है? ऐसे इसका मतलब तो ये होता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा ये, जैसे यदि ये 5 है तो 6 पे जाके रुक जाएगा, 6 टर्म्स खुलेगी, समझा है बात। और यदि मान लो ये 5 नहीं होता, ये 5/2 होता, फिर ये अनंत तक चली जाएगी, फिर ये खाता चली जाएगी अनंत तक, ये डिफरेंस है, समझा है बात। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन 60.1, 60.2, 60.3 में तो आपने ऐसे पढ़ा था, 60.4, 60.5, 60.6 में आप ऐसे पढ़ोगे, तो किताब के आप मुश्किल से 2 लेक्चर में गुरुजी आपको पूरी फील दे देंगे, ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। अरे वो पूरी फील इसमें दे दी ना भाई, पूरी फील इसमें दे दी अपन ने भाई। यदि यहाँ पे पूर्णांक हो तो ऐसे दिखेंगे, फिर अपन बोलेंगे ये एक ही तो बात है गुरुजी, ऐसे क्यों लिखते हो? डिफरेंस क्या आता है कि बेटा ये आगे जाके रुक जाएगा कहीं ना कहीं, 5 होगा तो 6 पे रुकेगा, 7 है तो 8 पे रुकेगा, 9 है तो 10 पे रुकेगा, इतनी टर्म खुलेगी। इसमें क्या होगी, धुआंधार कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, कुछ भी हो। अच्छा आपने बोला सर कुछ भी हो, इसमें यदि n 5 हो, फिर आप अपन यही खोलेंगे तो इसमें 6 पे आके रुक जाएगी टर्म, क्योंकि वो 0 हो जाएगा फिर आगे जाके, ठीक है। तो ऐसे डोंट वरी अबाउट दिस, तो अपन को याद क्या रखना है हमेशा, ये वाले चीज, चाहे इसमें कुछ भी हो, हमेशा आपको यही याद रखना है। अपना टर्म्स खुलेगी, रुक जाएगी, जो भी होगा या अनंत तक चली जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अपन को लिमिट में जब आ जाता है तो उसको कैसे हल करेंगे, ये चीज अपन पढ़ेंगे। तो और मेक श्योर होना बच्चों इसमें क्या कि आगे आपके हमेशा क्या होना चाहिए, 1+ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं लिमिट में कैसे लगाता हूं, मान लो मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर n, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको हल करूंगा, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले तो पहले श्योर हो लो, देखो x की वैल्यू 0 की ओर जा रहा है, तो ये वैल्यू कितने की जा रहा है, 0 की ओर, तो ये वैल्यू 1 की ओर, तो 1 पे पावर कुछ भी हो, 1 पे पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, अब ये देखो यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वेरिएबल चरराशि क्या है, लिमिटिंग चरराशि क्या है यहाँ, x, लिमिटिंग चरराशि क्या है, x है ना। तो लिमिटिंग चरराशि x और ये n क्या है पता नहीं, इसका कोई ठोक ठिकाना नहीं है, n का नहीं मालूम ना, ये तो अनंत तक धुआंधार जाएगा, ये तो अनंत तक धुआंधार जाएगा ना। इसलिए अपन क्या करेंगे कि जब भी आपके पास यदि लिमिटिंग चरराशि के अलावा कोई अलग चरराशि है
तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे हल नहीं कर सकते, ये नोट लिख लो, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना जब सीरीज वाले, तब उसमें भी काम आएगा नोट। ठीक है, अच्छा एनओटी नोट क्या लगेगा कि यदि लिमिटिंग चर राशि के अलावा कोई चर राशि है तो अपन सीधा उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। ठीक है, जब तक अपन को ये नहीं मालूम हो कि वो कहां तक जा रहा है। ठीक है बच्चों, यानी ये तो खुलता जाएगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे 2/5 लिख दिया, तो एन के लिए जब मैंने 2/5 लिख दी तो आप बोलोगे सर ये 0 क्यों जा रहा है, तो 1 + 0 यानी 1 पे 2/5। अरे इसको खोल के देखने लाल, इसको 2/5 नहीं होगा, ये टर्म कितनी बार खुलेगी, ये टर्म अनंत बार खुलेगी, ये टर्म कितनी बार खुलेगी, अनंत बार। समझ आ गई बात? तो ऐसे डायरेक्ट अपन को नहीं करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाया तो क्या लगेगा 1 + nx + n-1 अपॉन फैक्टर 2x² + so on, ऐसे चलता जाएगा भी अनंत तक। अब लगाओ, देखो x टेंड्स टू 0, अब पता है यह लगाएगा यह लगाएगा, समझ आ रहा है बात? अब देखो, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को जब आप हल करोगे तो मेक श्योर कर लेना कि ये वैल्यू हमेशा 0 की हो जानी चाहिए, नहीं जा रही तो भी बनाओ। यदि मुझे बाइनोमियल एक्सप्रेशन से कोई लिमिट को हल करना है तो एक बात ध्यान रख लेना, पहले तो 1 बनाओ, पहले तो आगे वाली टर्म को 1 बनाना है और पीछे वाली टर्म को ऐसे बनाना है कि वो 0 की हो जाना चाहिए, वो हमेशा किसकी हो जाना चाहिए, 0 की। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको 1 + x - 3 लिखना पड़ेगा, तब ये 0 की हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे वो बनाना पड़ेगा, यहाँ पे -3 जोड़ा तो यहाँ पे प्लस के 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 + 1 4 आ गया, फिर इस 4 को बाहर लेना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, फिर 4 को बाहर लेना पड़ेगा तो 1 + x - 3/4। अब ऐसे, अब आ गई बात समझ में? तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है बस। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कंफ्यूज होंगे आप, देखना भी। तो अब देखो इधर आ गए, ये टर्म खुल गई, तो बोलो ये क्या बन गई पाइन। अब देखो इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो उच्च पावर यानी ये वाली नेगलेक्ट होती चली जाएगी, x² x³ हाईएस्ट डिग्री नेगलेक्ट हो जाएगी। अब कितनी नेगलेक्ट होगी, देखो एक बच्चा तो लिखेगा सर मैं तो आंसर ये लिखूंगा 1 + nx। अच्छा दूसरा बच्चा लिखेगा सर मैं तो आंसर ये लिखूंगा 1 + nx, मैं तो ये भी शामिल करूंगा। अच्छा एक बच्चा बोलेगा सर नहीं मैं तो 4 तक लूंगा, ये 2 फिर +3 ऐसे लूंगा। ठीक है, अब कहां तक लेंगे अपन, तो वो लेंगे अपन जब तक कैंसिलेशन नहीं हो जा रहा। मान लो अपने पास ऐसे दे के और क्वेश्चन में यहाँ पे भी कुछ दे दिया हो, ठीक है, यदि यहाँ पे केवल एक ही दिया हो -1 लगा के, तो मुझे इतने काफी है, बस यहाँ -1 आएगा कट जाएगा, ये बच गई, है ना। मान लो क्वेश्चन में ये देखे यहाँ पे माइनस लगा के 1 और x की टर्म भी दे दी हो, तो फिर मुझे ये भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैंने x की टर्म भी यहाँ लगा के ये काट दी, यही खोला, तो फिर तो ये 0 जाएगा, फिर तो ऊपर की टर्म क्या जाएगी 0। तो फिर मुझे कितनी टर्म खोलनी पड़ेगी, इतनी टर्म खोलनी पड़ेगी 3, और फिर लास्ट में सो ऑन करके, और फिर लास्ट में क्या आ रही है 2 टर्म आ रही ना, तो -1 क्या रही और एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, तो ये तो कट जाएंगे, तो ये बचेगा x² टर्म। ठीक है, तो 1 प्लस, ये तुम्हें दिख रहा है ना बच्चों यहाँ से, अच्छा तो 1 + x⁴n को कितनी बार अपन को खोलना है, जब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 की हो जा रहा हो, तो कितनी बार खोलना है, उतनी बार जितनी बार मतलब कटने के बाद भी कम से कम एक टर्म बचे, उतनी बार खोलना है। ऐसा नहीं हो जाए कि काट दो 0 बच जाए, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है बच्चों, यदि मान लो 1 + x⁴n - 1 है, तो एक ही टर्म कटेगी तो एक तो बचाना पड़ेगा, तो nx लेना, तो कितनी बार खोलना पड़ेगा 1 + nx। ठीक है, मान लो यहाँ पे माइनस करके 2 हो रही हो, एक तो कांस्टेंट और एक x की टर्म हो, तो फिर कितनी बार लेना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि 2 तो कटने जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे अपन को खोलना है। आगे बात समझ में? चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन, तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर अपन बात करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। शांति की कौन्नति का देश का जमन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x⁴ 3/5 - 1 अपॉन x, ये ले लिया। ठीक है बच्चों, देखो ये ले लिया मैंने, रखेंगे वैल्यू 0 की ओर जा रहा है तो ये 1 की ओर, ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे, तो ये 0 की ओर जा रहा है तो ये 1 की हो जाएगा, 1 - 1 0 की हो जाएगा, और ये 0, तो 0/0
0। अब आप बोलोगे गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि ये 1 के बाद 3/5 तो 1, हमने भी 1 बोला और आप बोले नहीं 1 नहीं होगा, अब आप 1 बोल रहे हो, समझा? तो मैंने क्या बोला 1 की ओर जा रहा है, मैंने एग्जैक्ट मान 1 नहीं बोला, मैंने बोला 1 की ओर जाएगा, तो 1 की ओर में से 1 घटेगा तो 0 की ओर, और ये 0 तो 0/0। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है? चलो तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे अपन इसमें बेसिक मैनिपुलेशन मेथड लगाएंगे कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे? पहले बाइनोमियल वाला लगाएंगे ना भाई, x टेंड्स टू 0, ये भी 0 की तरह है, मेक श्योर 1 है, बिल्कुल है, 0 की तरह है, 0 की तरह है, तो लगा लो कितने बार, तो 1 + nx, nx कितना जाएगा 3/5x, बस सो ऑन, फिर ये कितना है -1/x, डुशुम 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 डुशुम, 3/5 आंसर आ गया। सुनाया बात, यही है सेम। अच्छा एक और लाओ, अब इसको ध्यान रखेंगे पूरा, ऐसे नहीं वीडियो बर्बर कट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चल यहाँ से अनंत है, वो अनंत की फॉर्म बन रहा है, वो पे घात है ना 1/x² पे घात, चल मैं लिख ही देता हूँ, ऐसे क्यों करें, हे विद्या माता। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने कि ये आपके सामने क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 5x² बटे 1 + 3x² की पावर 1/x²। अब देखो ना ये भाई, ये वैल्यू तो 1 की ओर चली गई और ये 1/∞, तो 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अभी मैंने ये नहीं कराया, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कराने का अलग ही मेथड है ना, तो 1 पे पावर इन्फिनिटी अनिर्धारित रूप है ना, तो इसको तो अपन अलग तरीके से करेंगे, ठीक है? मैं कौन सी बात बता रहा हूँ, जब इसमें कांस्टेंट हो, यहाँ पे 2/3 -1/3 ऐसा कुछ हो, जब उसके बाद बात करेंगे अपन, ठीक है? जैसे अब मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, लिमिट x टेंड्स टू 3 13x - 4 अपॉन √10x + 4 है ना, ये ले लिया मैं √10x 13x + 4 और प्लस के 5, एक बार काट के देखना कितना हो गया, ये 39 में से 4 गए तो 35 नहीं, 39 में से 3 गए तो 36 का रूट आएगा तो 6, तो यहाँ -6, ठीक है बच्चों? एक तो ये बना लिया, फिर x के लोग 3 रखेंगे, कितना हो गया 30 और -5, 25 में से 5 गए तो 5 -5, ये बना लिया 5, अच्छा 30 में 5 गए तो 5, ये 5 है ना, ठीक है चो, तो ये कितना आ गया 0/0। अब इसका आंसर निकाल बताओ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाओगे तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाओगे तो क्या क्या करोगे बताओ? पहले तो आप क्या करोगे, इसको 1 बनाओगे ना, इसको -3 को 1 बनाओगे ना, तो कैसे लिखोगे इसको आप लिखोगे 13 + 4x। तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको इसको क्या बनाना है, देखो ये लिखा अपन ने 13x - 3 है, सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे, इसको मुझे 1 + x की फॉर्म में लिखना है, और 1 + x की फॉर्म में लिखना है, और ये भी श्योर करना है कि क्या होना चाहिए, वो 0 की ओर जाना चाहिए, जो x होगा ना वो किधर की ओर जाना चाहिए, 0 की। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 13x जो है, ठीक है, इसको मैं कॉमन लूँ 13 को, पहले माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए तो कितना जाएगा, ये 3 - के 13x ये जाएगा। फिर अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ 3, तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0 की ओर चल जाएगा, और x के लोग किधर की ओर जा रहा है 3 की ओर, तो ये तो 39 की ओर जाएगा, मुझे इसको किधर की ओर लाना है, इसको 0 की ओर लेके जाना है। तो क्या करूँ, इसमें से क्या करना है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 3 माइनस, सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम होता है, देखो इसको मैं ले सकता हूँ क्या 13 लिख लिया,
और x माइनस 3 लिख दो, लिख दिया 13 लिख दो, x माइनस 3। अब x के लिए 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा माइनस 13x और प्लस के 39, प्लस के 39 आ गया तो माइनस के 39 करना पड़ेगा, तभी तो होगा। अब इसको पूरे को हल करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 13x। नहीं समझ में आया? आ गए ना। अब ये 3 और माइनस 13 तो कितना जाएगा माइनस 36, तो माइनस 36 माइनस के 13x माइनस 3 और माइनस से गुना कर दूं तो कितना जाएगा 36 प्लस के 13x माइनस 3। देखो करके देख लो 13x और ये 36 33 39 माइनस 39 36 के तो माइनस 3 हो गया। अब क्या कॉमन ले लूं इसमें से 36, तो क्या बचेगा 1 प्लस 13x माइनस 3 अपॉन 36। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया ये कोई दिक्कत है क्या? और क्या लग रहा है इस पे रूट, तो इस पूरे पे भी क्या लगेगा रूट, तो कितना जाएगा 6 और इसको लिखेंगे 1 प्लस 13x माइनस 3 बटे 36 पे घात 1/2। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? और फिर जब इसको अपन खोलेंगे तो देखो यहाँ पे कितनी बार, एक बार, तो इसको लिखेंगे 6 1 प्लस nx, n कितना है 1/2 और ये 13/36 तो ऐसे कैसे है x माइनस 3 प्लस सो ऑन है ना, और माइनस 1 मतलब माइनस 6। तो देखो 6 से गुना करेंगे तो ये 6 ये कट जाएगा, तो ये 6/2 36 x माइनस 3 ये बचेगा, नोमीटर बच गया। इसी प्रकार अपन किसको हल करेंगे, हम डिनोमिनेटर हल कर लेंगे। समझ आए बात? तो आप इसको आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज के लिए अपन समाप्त करते हैं इसको यहीं, ठीक है बच्चों, और अपन मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। हैव ए गुड डे।